Welcome everybody. This is our fifth class in or fifth video in the series of JEE Mains previous year questions for chapter Mechanical Properties of Fluids. Before this, we have made 4 videos in this series and all of those videos are available on our YouTube channel. Name of channel is Point Basics and there is dedicated playlist for these videos and you can find that playlist in playlist section of our channel. We have also started a similar series for NEET previous year, so you can also go and check those videos out. And again, if you found these videos useful, then press like button, share them as much as possible, and subscribe to our channel. It helps a lot when you share and subscribe. Also, if you want to support us financially, then you can scan any of these QR codes and donate with whatever amount you want. It helps us a lot to keep this series alive and bring better quality videos with better content for you in future. So so let's start today with our questions, and I think we have completed up to question number 45 or 44 something. So here it is. Yes, so we have completed up to question number 44, and today we are going to start with question number 45. So here is next question. A tank with small hole at the bottom has been filled with water and kerosene. केरोसिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, दैट इज 0.8, यानी कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मीनिंग है दैट डेंसिटी ऑफ केरोसिन, हम इसको के से डिनोट करते हैं, डेंसिटी ऑफ केरोसिन बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इज 0.8. तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ केरोसिन आ जाती है 0.8 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर. When a hole is opened, the velocity of the fluid coming out from it nearly. And वाटर की हाइट है 3 मीटर एंड केरोसिन की हाइट है 2 मीटर. अब आप यहाँ से देख सकते हैं दैट डेंसिटी ऑफ जो केरोसिन है वो लेस देन है डेंसिटी ऑफ वाटर. सो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम. ये हमारे पास कुछ ऐसे कंटेनर होगा. इस कंटेनर के अंदर हमारे पास 3 मीटर तक तो वाटर है, बिकॉज जो वाटर है उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो वाटर नीचे की तरफ होगा. सो सपोज कर लीजिए ये 3 मीटर है, यहाँ पे तो पानी है और उससे ऊपर वाले पार्ट में हमारे पास केरोसिन है. सो ये केरोसिन है. नाउ जो होल किया जाता है वो बॉटम में है, वो होल यहाँ पे है और यहाँ से इनिशियली तो वाटर ही बाहर आएगा. सो आपको ये बताना है कि जो वाटर बाहर आ रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी. अब अगर इस क्वेश्चन में ये पूरा का पूरा केरोसिन से भरा होता एंड यहाँ पे हम हाइट 3 मीटर और ये 2 मीटर कर देते हैं, सो टोटल हाइट ये हो जाएगी 5 मीटर. अगर इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा जो आपका ये व्हाट यू कैन से टैंक है, अगर ये आइदर वाटर से या केरोसिन से भरा होता तो आप वेलोसिटी सिंपली निकाल सकते हैं, दैट वेलोसिटी इज √2gh. बट अब ऐसा नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज ये फॉर्मूला कब वैलिड रहता है, ये टोरसोलिस फॉर्मूला है और ये कब वैलिड रहता है, व्हेन ओनली वन लिक्विड हो, कंटेनर के अंदर एक ही टाइप का लिक्विड हो, तब ये फॉर्मूला वैलिड है. एल्स ये फॉर्मूला वैलिड रहे नहीं रहने वाला. तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको बर्नौली थ्योरम यूज करनी होगी, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पॉइंट लेंगे. एक पॉइंट हमने जस्ट इनसाइड द कंटेनर लेंगे और एक पॉइंट हम जस्ट आउटसाइड द कंटेनर लेंगे. एक्चुअली ये वाला जो बी पॉइंट है, ये जहां से लिक्विड बाहर आ रहा है आपका, ये वहां पे होगा. नाउ अब हमें ये पता है कि जो आपके पास टोरसोलिस नॉट बर्नौली थ्योरम है, उसमें हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं, प्रेशर टर्म, काइनेटिक एनर्जी टर्म एंड हाइट टर्म. पोटेंशियल एनर्जी, ये प्रेशर एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, और ये क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है. तो ये दोनों वैल्यूज ए और बी पॉइंट के लिए भी कांस्टेंट होंगी. सो पी ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल्स टू पी बी प्लस हाफ रो
VB स्क्वायर प्लस रो जी। अब ए और बी पॉइंट की अगर आप हाइट देखो तो सपोज कीजिए आपने यहाँ पे ग्राउंड मान लिया, तो दोनों की हाइट बी पॉइंट और ए पॉइंट जस्ट एक दूसरे के ऊपर है, तो इनकी हाइट एक दूसरे के नॉट एग्जैक्टली इक्वल बट ऑलमोस्ट इक्वल है, तो जो हाइट वाला कंपोनेंट है ये तो यहीं पे कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू प्रेशर टर्म्स, पी ए और पी बी पे आते हैं। तो जो पी ए है यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो प्रेशर किसकी किसकी वजह से होगा, दो टर्म्स की वजह से आएगा। एक तो केरोसिन की वजह से आएगा, हाँ एक केरोसिन की वजह से आएगा और एक वाटर की वजह से आएगा। वाटर यहाँ पे कितना प्रेशर लगाएगा, जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है हमारे पास, इट इज एच रो जी। तो जो वाटर की वजह से प्रेशर होगा इट विल बी 3, बिकॉज वाटर की हाइट 3 है, 3 रो ऑफ वाटर इंटू जी। और जो केरोसिन की वजह से प्रेशर होगा, बिकॉज केरोसिन की हाइट 2 है, 2 डेंसिटी ऑफ केरोसिन यानी कि K इंटू जी। और प्लस में यहाँ पे क्या आएगा, जो सरफेस का प्रेशर होता है पी नोड। सो जो पी ए है इसकी वैल्यू आएगी पी नोड प्लस 3 रो वाटर जी प्लस 2 केरोसिन इंटू जी प्लस, ये प्रेशर हो गया हमारे पास ए पॉइंट का। अब आते हैं वेलोसिटी पे। अब जो ये ए पॉइंट है आप इसको कॉर्नर में भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, तो आप ये कंपेयर इजीली देख पाओगे कि जो आपका ये वाला एरिया होगा यहाँ पे, बिकॉज एरिया के रेशियोज के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो अगर एरिया के रेशियो के बारे में कुछ मेंशन नहीं होता तो हम लिक्विड के अंदर का वाटर है उसको स्टेशनरी मान के चलते हैं, बिकॉज उसकी वेलोसिटी जो पानी बाहर निकल रहा है उसके कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। तो जो इंटरनल वेलोसिटी है हम उसको ऑलमोस्ट जीरो मान लेते हैं, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, बिकॉज अगर वी ए जीरो मान लिया तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। नाउ कमिंग टू पी बी, जैसे ही आप कंटेनर से बाहर आते हो तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, बिकॉज यहाँ पे चारों तरफ एयर होगी, तो जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ही इक्वल माना जाता है। सो इट कम्स आउट टू पी नोड प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर। नाउ इनिशियली जब ये हम इसको ओपन करेंगे होल को, तो यहाँ सबसे पहले क्या बाहर आएगा, सबसे पहले यहाँ पे पानी बाहर आता है। सो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी ये वेलोसिटी भी वाटर की होगी, तो जब वाटर यहाँ पे बाहर आ रहा है तो यहाँ पे डेंसिटी भी आपको वाटर की ही लेनी होगी। नाउ अब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो पी नोड से पी नोड कैंसिल हो जाएगा और ये जो आपका 2 है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इट विल गिव अस 6 रो डब्ल्यू जी प्लस रो के जी इक्वल्स टू रो डब्ल्यू वी बी स्क्वायर। नाउ रो डब्ल्यू से इधर हम डिवाइड कर देते हैं, तो इधर रो डब्ल्यू से डिवाइड होगा तो ये बचेगा 6G और इधर आएगा 4 टाइम्स रो के बाय रो डब्ल्यू इंटू जी इक्वल टू वी बी स्क्वायर। 6G होगा जो हमारा, उसको हम सिंपली एज्यूम कर सकते हैं। सो G की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा 60 प्लस 4 टाइम्स केरोसिन की रिलेटिव डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये हमें इनिशियल में गिवन है एंड दैट इज 0.8। सो ये हो जाएगा 8/10 इंटू 10 इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर। सो 10 से 10 कैंसिल, ये 32 प्लस 90, सो वी बी इज इक्वल टू √92। तो यहाँ से अब जब आप जो 9 का स्क्वायर होता है वो 81 होता है, 10 का 100 होता है, तो ये 9 और 10 के बीच में आएगा और हम 9.6 मीन्स जब आप कैलकुलेट करोगे। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In an experiment, a small steel ball falls through a liquid at a constant speed of 10 centimeter per second. If the steel ball is pulled upward with a force equal to twice of its effective weight, how fast it will move upward? So first of all क्या हो रहा है, जो बॉल है वो लिक्विड के थ्रू क्या कर रही है, फ्रीली फॉल कर रही है कांस्टेंट स्पीड। सो पहले हम लेते हैं यहाँ पे केस नंबर 1। केस 1, व्हेन फॉलिंग विथ कांस्टेंट स्पीड। सो वेलोसिटी की वैल्यू है हमारे पास 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर कांस्टेंट स्पीड से नीचे की तरफ जा रही है तो इसका मीनिंग क्या होगा, एक्सेलरेशन इज 0
और एक्सेलरेशन 0 है तो उस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर हम इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं ऑब्जेक्ट बॉल के लिए, तो इसका mg नीचे की तरफ लग रहा होगा और बायोन्सी ऊपर की तरफ लग रही होगी, और यहाँ पे एक और फोर्स होगा जो कि यहाँ पे लग रहा होगा, बिकॉज लिक्विड में जो लगता है दैट इज विस्कस फोर्स, जिसको हम बोल देते हैं Fv। सो Fv विस्कस फोर्स है, B बायोन्सी है और M mg है। सो यहाँ से अगर हम इक्वेशन को बैलेंस करें तो mg की वैल्यू आती है Fv प्लस Fb। ओके, तो ये हो गया केस 1 जब ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा था। नाउ if the steel ball is pulled upward with a force equal to twice of its effective weight, how fast it will move upward। तो केस 2 कौन सा करना है हमें, केस 2 मूविंग अपवर्ड। जब बॉल को हम ऊपर की तरफ लाते हैं और फोर्स कितना लगाते हैं, फोर्स अप्लाइड इज ट्वाइस ऑफ इफेक्टिव वेट, इफेक्टिव वेट। तो अब इफेक्टिव वेट क्या होता है, इफेक्टिव वेट होता है बॉडी का, तो आप इसको बोल सकते हो एफ इफेक्टिव, ये होता है बॉडी का एक्चुअल मास माइनस इट्स बायोन्सी, ये होता है बॉडी का इफेक्टिव वेट। सो अब सेम लिक्विड है, बॉडी अब कहां पे मूव कर रही है, ऊपर की तरफ मूव कर रही है, और यहाँ पे हमने लगाया हुआ ट्वाइस ऑफ इफेक्टिव। अगेन बॉडी का mg तो डाउनवर्ड होगा ही, और बिकॉज बॉडी लिक्विड में है तो यहाँ पे बायोन्सी भी होगी, जो कि बायोन्सी हमेशा ऊपर की तरफ ही रहती है। नाउ बिकॉज जो बॉडी है आपकी, इस केस में बॉडी जो ऊपर की तरफ मूव कर रही है और इस केस में बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही थी, तो जो विस्कस फोर्स होता है वो जस्ट फ्रिक्शन की तरह होता है। जब बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है तो विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था, यहाँ पे जब बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो विस्कस फोर्स नीचे की तरफ मूव कर रहा हो। सो ये है हमारे पास बेसिक सिनेरियो। तो अगेन फर्स्ट पार्ट क्या है कि जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से नीचे की तरफ आ रही है, तो कांस्टेंट स्पीड से नीचे की तरफ आ रही है किसी लिक्विड में, तो mg नीचे चला रहा लग रहा होगा, बायोन्सी उस पर ऊपर लग रही होगी, साथ में विस्कस फोर्स भी लग रहा होगा, जो कि वो भी अपोजिट टू द मोशन होता है। और बिकॉज कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, यानी कि फोर्स 0 होगा, यानी ये फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो mg की वैल्यू है Fb प्लस Fb, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या किया गया, अब बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, यहाँ पे वेलोसिटी नीचे की तरफ थी। और ऊपर की तरफ क्यों मूव कर रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे लगाया है ट्वाइस ऑफ F इफेक्टिव फोर्स हमने लगाया है। और अगेन बॉडी लिक्विड के अंदर ही है तो mg नीचे रहेगा, बायोन्सी हमेशा ऊपर की तरफ होती है लिक्विड में, अगेंस्ट द ग्रेविटी होती है, नॉट ऊपर की तरफ, अगेंस्ट द ग्रेविटी। और विस्कस फोर्स यहाँ पे नीचे की तरफ हो जाएगा बिकॉज अब बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है। सो अब हमें यहाँ पे F इफेक्टिव की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और F इफेक्टिव क्या है, mg माइनस Fb। और अगर आप यहाँ से देखते हो mg माइनस Fb कैलकुलेट किया जा सकता है, mg माइनस Fb इज इक्वल टू Fv। ओके, सो अगर यहाँ पे अब नेट फोर्स देखा जाए तो यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स कितना है, F डाउन इज Fv प्लस mg, हम यहाँ की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे अपवर्ड फोर्स कितना है, Fb प्लस 2F इफेक्टिव। और जो F इफेक्टिव है इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज इक्वल टू mg माइनस Fb, और mg माइनस Fb किसके इक्वल है, Fv के इक्वल है। सो ये आ जाएगा Fb प्लस 2Fv। ओके, अब जो ये टर्म है इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं, मीन्स कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं Fb प्लस Fv प्लस Fv, इसको हमने ऐसे लिख दिया। और जो हमारा Fb प्लस Fv है, अगर आप यहाँ से देखें Fb प्लस Fv किसके इक्वल है, mg के इक्वल, से हो जाता है mg प्लस Fv। तो आप देख तो दोनों फोर्सेस यानी कि अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस यहाँ पे भी क्या हैं, इक्वल हैं। अगर दोनों फोर्सेस इक्वल हैं मींस एक्सेलरेशन 0 होगा और फोर्स
0 होगा। सो ये सेम सिनेरियो हो जाएगा जैसे पहले वाला था कि इस केस में भी यहाँ पे भी एक्सेलरेशन 0 था, फोर्स 0 था, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन 0 है और फोर्स 0 है। तो जिस वेलोसिटी से यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था सेम वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव कर रहा होगा। और अगर हम देखते हैं सो पहले यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, तो अब भी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से ही मूव करेगा। सो विद दिस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Terminal velocity of a small sphere of radius a in viscous liquid is proportional to। तो जो स्फेयर है उसकी रेडियस हमें a गिवन है और हमें ये पता है दैट vt टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2/9 r स्क्वायर g बाय नीटा इनटू डेंसिटी डिफरेंस। और r यहाँ पे होती है रेडियस, यहाँ पे रेडियस a गिवन है, सो vt इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन a इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a steel ball of steel density given है attains a terminal velocity 10 centimeter per second when falling in water, coefficient of viscosity given है neta water, then its terminal velocity in glycerine would be nearly। तो हमें स्टील के अंदर नीटा गिवन है, टर्मिनल वेलोसिटी गिवन है, तो ये बताना है उसी बॉल की ग्लिसरीन के अंदर कितनी होगी। ठीक है, सो अगेन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फॉर्मूला हमें पता है Vt is 2/9 r स्क्वायर g नीटा और डेंसिटीज का डिफरेंस। पहले वाली डेंसिटी होती है ऑब्जेक्ट की यानी स्टील बॉल की, माइनस यहाँ पे आती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो हम उसको सिग्मा ले लेते हैं। तो पहली वैल्यू हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है टर्मिनल वेलोसिटी की, सो 10 2/9 r हमें नहीं पता तो r g नीटा, आई थिंक नीटा इज मेंशन, यस वाटर का नीटा मेंशन है 8.5 10⁻⁻⁴। और अब आएगी यहाँ पे स्टील की डेंसिटी यानी कि 7.8 माइनस वाटर की डेंसिटी। और अगर यहाँ पे देखिए अगर आप डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है तो वाटर की डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होती है 1। सो ये हो गया वाटर के लिए। अब इसको हमने किस में डाला है, दूसरे लिक्विड में डाला है जो कि है ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन के लिए वेलोसिटी हो जाएगी v इज इक्वल टू 2/9। बिकॉज बोल सेम है तो r भी सेम रहेगा, g भी सेम रहेगा, नीटा चेंज हो जाएगा, नीटा इज 13.2 और बोल की डेंसिटी अगेन सेम रहेगी माइनस डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन दैट इज 1.2, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा v/10 इक्वल्स टू 2/9 2 9 कैंसिल, r स्क्वायर g कैंसिल, r स्क्वायर g कैंसिल, तो यहाँ पे आता है ये 13.2 डिवाइड में रहेगा बिकॉज ये 1 बाय में है, ऊपर आ जाएगा 8.5 इंटू 10⁻⁻⁴ और यहाँ पे ये होगा 6.6 7.8 माइनस 1/2 6.6 बाय ये होगा 6.8। और जब इसको सोल्व किया जाएगा तो इसको सोल्व करके आंसर आता है 6.25 इंटू 10⁻⁻⁴। तो अगर हम कंपेयर करें जो कि ऑप्शन ए के इक्वल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A spherical solid ball of volume V is made of a material density ρ1. It is falling through a liquid of density ρ1, ρ2 is less than ρ1. Assume that the liquid applies a viscous force on the ball that is proportional to the square of its speed. F viscous is minus kv square. The terminal speed of the ball is, ये बताना है कि बॉल की टर्मिनल स्पीड कितनी होगी। सो सपोज कीजिए ये आपके पास एक बॉल है, डेंसिटी हमें पता है इसकी ρ1 है, वॉल्यूम इसकी v है और ये एक लिक्विड से फॉल हो रही है और लिक्विड की डेंसिटी हमारे पास है ρ1। इसको फॉल होने के लिए लिक्विड की डेंसिटी का कम होना जरूरी है, एल्स ये फ्लोट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो लिक्विड है उसकी डेंसिटी आपके पास ρ2 है। तो जब ये लिक्विड से फॉल करेगी तो बताना है टर्मिनल स्पीड। अब टर्मिनल स्पीड कब होती है जब
फर्स्ट ऑफ ऑल जो टर्मिनल स्पीड है वो कांस्टेंट होती है, मींस उससे स्पीड ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती। तो स्पीड कांस्टेंट होने के लिए इस पे जो फोर्सेज हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट। अब इस पे जो लगने वाले फोर्सेज हैं, सबसे फर्स्ट पहले mg होगा जो डाउनवर्ड होगा, ऊपर लगने वाला इस पे एक बायोंसी होगा, और साथ में ऊपर लगने वाला एक होगा विस्कस फोर्स। तो दोनों का अगर सभी को बैलेंस करें तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी mg इज इक्वल टू बायोंसी प्लस विस्कस, और जो विस्कस फोर्स है यहाँ पे गिवन है इट इज kv स्क्वायर, और जो यहाँ पे नेगेटिव साइन है विस्कस फोर्स का, ये जस्ट डायरेक्शन दिखाता है कि ये मोशन के अपोजिट है। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू ओनली kv स्क्वायर लेंगे, ना कि माइनस kv स्क्वायर, बिकॉज हमने ऑलरेडी विस्कस फोर्स को मोशन के अपोजिट शो किया है, बिकॉज ऑब्जेक्ट का मोशन डाउनवर्ड है। सो mg प्लस इक्वल्स टू बायोंसी, बायोंसी होगा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी ρ2 है, इनटू g प्लस यहाँ पे आ जाएगा kv स्क्वायर, और बिकॉज अब ये टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये हो जाएगा kv स्क्वायर। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, ये वाले टर्म इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे m माइनस वी ρ2, g कॉमन आ जाएगा, डिवाइड बाय k आ जाएगा, और होगा अंडर रूट हो जाएगा इक्वल टू vt। सो अब देखिए हमारे पास इस फॉर्म में नहीं है, तो हम इस फॉर्म को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब जो मास है, अगेन मास को लिखा जा सकता है, डेंसिटी ऑफ लिखा जा सकता है मास बाय वॉल्यूम। अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हमें ρ1 गिवन है, सो ρ1 हो जाएगी m बाय v, और यहाँ से मास की वैल्यू आ जाती है ρ1 v। तो अगर यहाँ पे ρ1 v पुट कर देंगे हम, सो ρ1 v माइनस ρ2 v इंटू g बाय k, तो यहाँ पे v भी कॉमन आ जाएगा, सो ρ1 माइनस ρ2 इंटू vg, here it is vg ρ1 माइनस ρ2 डिवाइड बाय k का अंडर रूट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द टर्मिनल स्पीड ऑफ ए स्फीयर ऑफ गोल्ड, गोल्ड की टर्मिनल स्पीड डेंसिटी गिवन है, इज 0.2 इन ए विस्कस लिक्विड, और विस्कस लिक्विड की डेंसिटी गिवन है, फाइंड द टर्मिनल स्पीड ऑफ द स्फीयर ऑफ सिल्वर। स्फीयर ऑफ सिल्वर की बतानी है जो कि सेम साइज का है और सेम लिक्विड में फ्लोट करता है। मींस हमारे पास एक लिक्विड है और इसमें हमारे पास दो स्फीयर गिवन है हमें, एक गोल्ड का स्फीयर है और एक सिल्वर का स्फीयर है, दोनों आइडेंटिकल है एक दूसरे के रेडियस में। तो गोल्ड की टर्मिनल वेलोसिटी हमें पता है, सिल्वर की हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके बतानी है। सो जब हम गोल्ड के लिए लिखते हैं तो क्या होगा, हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, इट इज 2/9 r स्क्वायर g नीटा डेंसिटी ऑफ गोल्ड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और लिक्विड सेम है दोनों के सिनेरियो में। सो स्पीड है 2/10 इज इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर g, बिकॉज लिक्विड सेम है तो नीटा भी सेम ही रहेगा। डेंसिटी ऑफ गोल्ड है 19.5 और डेंसिटी ऑफ लिक्विड है यहाँ पे 1.5। अब अगर हम इसको सिल्वर में लिखें तो सिल्वर के लिए लिखें, सो वेलोसिटी ऑफ सिल्वर, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ सिल्वर स्फीयर इज 2/9, दोनों की रेडियस सेम है, ग्रेविटी एज इट इज रहेगी, सेम लिक्विड में गिर रहे हैं तो नीटा सेम रहेगा। सिल्वर की डेंसिटी है 10.5 और लिक्विड सेम है दोनों के लिए तो -1.5। तो दोनों को अगर डिवाइड कर दें हम, सो Vs बाय 2/10 इज इक्वल टू, ये पूरी दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे आएगा 10.5 माइनस 1.5 होता है 9, और ये होता है 18, सो ये आता है 1/2। यहाँ पे 10 ऊपर चला जाएगा, Vs बाय 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 1/2, 2 से 2 कैंसल, और Vs की वैल्यू आ जाती है 1/10 और 0.1 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, spherical balls of radius r are falling in viscous liquid of viscosity neta with velocity v.
द रिटार्डिंग विस्कस फोर्स ऑन ए स्फेरिकल बॉल बताना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस एंड वेलोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस एंड वेलोसिटी एंड ये दोज थिंग्स। तो जो विस्कस फोर्स है, अगर आप विस्कस फोर्स के लिए वैसे कोई नॉर्मली फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास एज सच जर्नल फॉर्मूला, बट अगर आपके पास स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है ओनली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए 6 पाई नीटा आर वी, और यहाँ पे स्फेरिकल बॉल की ही बात हो रही है, सो विस्कस फोर्स प्रोपोर्शनल टू रेडियस है एंड प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। तो ऑप्शन बी देखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस एंड वेलोसिटी, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a long glass capillary tube of radius 0.015 centimeter is dipped in liquid rises to height of 15 centimeter within it। तो लिक्विड की हाइट गिवन है, कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन द ग्लास, कॉन्टैक्ट एंगल 0 लेना है, सरफेस टेंशन बताना है कि सरफेस टेंशन कितनी होगी। तो जो कैपिलरी में हाइट रेज होती है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास H इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाय r रो g। T is surface tension, cos is angle of contact, ये थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, R रेडियस है कैपिलरी की, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है जो ऊपर जाता है, G ग्रेविटी और H है कैपिलरी के अंदर ऑब्जेक्ट की या लिक्विड की हाइट। तो यहाँ से हमें अगेन सरफेस टेंशन की वैल्यू बतानी है, सो सरफेस टेंशन या T cos थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू H R रो G बाय 2। So T as it is, cos of 0 is equal to H की वैल्यू है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, तो 15 इंटू 10⁻², रेडियस है 0.015 सेंटीमीटर, तो इसको लिखा जा सकता है 15 इंटू 10⁻³ ये अभी है, और सेंटीमीटर में है तो -2 और, तो 15 इंटू 10⁻⁵ इंटू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है 900, ये हम सारा का सारा SI यूनिट्स में कर रहे हैं, G की वैल्यू है 10 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा इधर 5 पे, और जब इसको पूरे को कैलकुलेट करते हैं तो cos 0 तो 1 होता है, तो यहाँ से T बचेगा, और इसको सॉल्व करके आता है 1.1025 इंटू 10⁻³ और 101 मिली न्यूटन, जो कि यहाँ का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Pressure inside two soap bubbles are 1.01 and 1.02 atmosphere respectively, ratio of their volume बताना है। तो जब भी हमारे पास सोप बबल होता है, सोप बबल के लिए प्रेशर का फॉर्मूला होता है, इट इज P आउटसाइड प्लस 4S बाय R। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सोप बबल एयर के अंदर है, तो P आउटसाइड कितना होगा, P एटमोस्फेयर। सो फर्स्ट बबल के लिए हो जाएगा इट इज 1.01 एटमोस्फेयर, यानी कि पॉइंट P नोड इक्वल टू P नोड प्लस 4S बाय R, और यहाँ से आ जाता है 4S, इसको R1 ले लेते हैं, बाय R1 इज इक्वल टू 0.01 P नोड। सिमिलरली अगर दूसरे के लिए लिखते हैं, दैट इज 1.02 P नोड इज इक्वल टू P नोड प्लस 4S बाय R2, और यहाँ से आ जाता है 4S बाय R2 इज इक्वल टू 0.02 P। अब क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 4S बाय R1 डिवाइड 4S बाय R2 इज इक्वल टू 0.01 P नोड बाय 0.02 P नोड। P नोड से P नोड कैंसल, 4S से 4S कैंसल, तो यहाँ से R2 बाय R1 हो जाता है हाफ, तो हमारे पास और R1 बाय R2 हो जाएगा 2। हमारे पास रेडियस का रेशियो आ गया, और जो वॉल्यूम होती है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की 4/3 πr3, तो यहाँ से लिख सकते हैं दैट V1 बाय V2 क्या हो जाएगा,
R1 बाय R2 का क्यूब, और R1 बाय R2 इज 2, 2 का क्यूब होता है 8. So here is option C is the right answer. Next question. A capillary tube made of glass radius 0.15 millimeter is dipped vertically in beaker filled with methyl iodide. Surface tension given है, density given है, which rises to height h in the tube. It is observed that the two tangent drawn from the liquid glass surface from the opposite sides of the capillary make 60 degree with each other. Then the height बतानी है कि height कितने के equal होगी. So यहाँ पे जो only थोड़ा difficult part यहाँ पे है that वो two tangent वाला part है कि आपको two tangent समझना है कि जो liquid surface से draw किए गए हैं और opposite side से draw किए गए हैं और वो आपस में एक दूसरे के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं. So हम इसको explain करते हैं आपको. So suppose कीजिए ये हमारी कैपिलरी है और इसके अंदर जो लिक्विड है वो लिक्विड सरफेस कुछ ऐसे शेप ले रहा है. ये लिक्विड की शेप है इसके अंदर. तो अगर आप यहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो जो टेंजेंट्स हैं वो कुछ ऐसे दिखाई देंगे आपको. ये बोला गया कि टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ किए गए हैं, लिक्विड ग्लास इंटरफेस के फ्रॉम द अपोजिट साइड्स. तो यानी कि एक साइड ये होगी तो दूसरी साइड उसकी बिल्कुल अपोजिट वाली साइड होगी. और लिक्विड ग्लास इंटरफेस को जैसे ये है उसके अलोंग हमने टेंजेंट प्लॉट किए हैं. तो पहला टेंजेंट आपका इस पॉइंट से कुछ ऐसे पास होगा, जो आपका पॉइंट टच करता है वहां से जो लिक्विड की शेप होगी वैसे पास होगा. और सिमिलरली जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा टेंजेंट है, वो ऐसे पास होगा. और हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं. ये जो आपका टेंजेंट है ये थोड़ा सा ऐसे हम इसको एक्सटेंड कर दिया फर्दर. नाउ अब ये बोला गया कि दोनों एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाते हैं, 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं. ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री. तो अगर हम ये मान लें एंगल ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा. और अब यहां से बीच से लाइन लगा दें सच दैट ऐसे. तो जो ये ब्लू लाइन है और जो ग्रीन लाइन है ये आपस में एंगल बना रहे हैं तो ये भी थीटा बनेगा, पैरेलल लाइंस एंगल, और ये भी थीटा बनेगा. सो 2 थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री और यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री. बाकी की वैल्यूज हमें गिवन ही है. हमें हाइट बतानी है, सो हाइट हो जाती है 2t cos थीटा बाय r रो g. सो 2 सरफेस टेंशन की वैल्यू है यहाँ पे इट इज 5 into 10⁻⁻². cos ऑफ 30, cos 30 होता है √3/2 बाय रेडियस. जो रेडियस की वैल्यू है इट इज 0.15 mm, तो ये है ऑलरेडी 15 into 2 mm और यानी कि -3 मीटर. सो 15 into 10⁻⁻5. और इसके बाद हमें डेंसिटी चाहिए. डेंसिटी 667 है और साथ में ग्रेविटी चाहिए जो कि 10 होगा. सो जब इसको आप सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, तो फाइनली सॉल्व करके जो आंसर आता है इट इज 0.087 मीटर. सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. A small spherical droplet of density d is floating exactly half immersed in liquid of density rho and surface tension t. Radius of droplet हमें बताना है कि radius of droplet कितना होगा. So again एक ड्रॉपलेट कंसीडर करते हैं. सपोज कीजिए ये हमारे पास एक ड्रॉपलेट है और ये बोला गया है कि ये एग्जैक्टली हाफ इमर्स्ड है लिक्विड के अंदर. तो लिक्विड का सरफेस कुछ ऐसा होगा यहाँ पे. तो इससे नीचे हमारे पास लिक्विड है
ये सारे में लिक्विड भरा हुआ है। और ये जो लिक्विड है उसके इतने हिस्से को भी टच कर रहा होगा, यहाँ पे भी लिक्विड ऐसे टच कर रहा होगा, और ऐसे ही अपोजिट साइड में भी लिक्विड टच कर रहा होगा। ओके, सो अब हमें ये बताना है कि यहाँ पे रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट बताना है कि रेडियस कितनी है। तो अब ये जो पूरा सिस्टम ये बैलेंस्ड है। अगर ये सिस्टम बैलेंस्ड है तो इस पे जो डाउनवर्ड फोर्स होगा mg, साथ में अपवर्ड फोर्स कितना होगा, बायोन्सी के इक्वल, और साथ में यहाँ पे एक और फोर्स होगा दैट इज सरफेस टेंशन का फोर्स। और सरफेस टेंशन क्या होता है, एज वी नो ऑलरेडी, कि जो सरफेस टेंशन होता है, यहाँ पे टी यूज किया गया, तो टी इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन की वैल्यू हम टी लेंगे, फोर्स की वैल्यू हम एफ एस ले लेते हैं, जो कि हम मानेंगे वो भी ऊपर की तरफ ही लगेगा यहाँ पे एफ एस। और अब आती है बात लेंथ की। तो सरफेस टेंशन कितनी लेंथ में लग रहा है, तो वो लग रहा है जो ये आपका सरकमफ्रेंस है ऑब्जेक्ट का, जो बॉल को टच करता है वाटर, सरकमफ्रेंस के अलोंग टच करता है, तो उतनी लेंथ पे यहाँ पे सरफेस टेंशन लग रहा होगा। तो लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर, और यहाँ से सरफेस फोर्स, जो सरफेस टेंशन का फोर्स है उसकी वैल्यू आ जाती है 2 पाई आर टी। सो अब जस्ट आपको बैलेंस करना है दैट एफ बायोन्सी प्लस एफ सरफेस टेंशन इज इक्वल टू एम जी। जो बायोन्सी होगी वो होगी वी रो जी, और बिकॉज ये बोला गया इसकी एग्जैक्टली हाफ वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है, तो हो जाएगी बायोन्सी वी बाय 2 रो ऑफ लिक्विड, दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो ही है हमारे पास, इनटू जी प्लस सरफेस टेंशन के लिए जो फोर्स है दैट इज 2 पाई आर टी इज इक्वल टू एम जी, और m को भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट विल बी v इंटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज d, और साथ में ग्रेविटी। सो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये इस टर्म को इधर लेके जाते हैं, 2 पाई आर टी, ये दोनों से v कॉमन आ जाएगा और v की वैल्यू होगी 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ से बचेगा dg, और यहाँ से बचेगा रो जी बाय 2, ये टर्म आप इधर लेके आओगे। सो पाई से पाई कैंसिल होगा, ये r से स्क्वायर बन जाएगा, और ये यहाँ पे 2 बन जाएगा। सो t इज इक्वल टू 2/3 r स्क्वायर d माइनस रो बाय 2 इंटू जी। बिकॉज हमें r की वैल्यू चाहिए तो वैल्यूज को एडजस्ट करेंगे थोड़ा, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3t बाय 2 जी, और यहाँ से हम बना सकते हैं, जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये बनेगा 2d माइनस रो, तो यानी कि 2 ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2d माइनस रो इज इक्वल टू आर स्क्वायर, 2 से 2 कैंसल, तो r की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 3t बाय g 2d माइनस रो। सो 3t 2d माइनस रो g, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The ratio of surface tension of mercury and water is given to be 7.5. So थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं so that हम easily लिख पाएं surface को। So it is given, surface tension का रेशियो हमें given है, यानी कि T mercury by T water is equal to 7.5. Densities का रेशियो given है, यानी कि density of mercury by density of water is 13.6. Their contact angles with glass are close to, so theta mercury 135 है and theta of water is 0 degree. So theta water is 0 degree, not Celsius, 0 degree होगा. It is observed that mercury depressed by the amount h, because अगर आप देखें तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे
135 है, और जो हाइट होती है वो होती है 2t cos थीटा बाय r रो g। तो अगर कोस 90 से ग्रेटर होता है तो कोस नेगेटिव हो जाता है, यानी कि हाइट नेगेटिव हो जाती है, जिसको डिप्रेशन बोला जाता है। तो मरकरी डिप्रेशन शो करेगा यहाँ पे, और वाटर ऊपर की तरफ जाएगा। तो मरकरी का डिप्रेशन h है, वाइल वाटर रेजेस बाय द सेम अमाउंट h, यानी कि जितना मरकरी नीचे की तरफ जाता है उतना ही वाटर ऊपर की तरफ जाता है। तो हमें यहाँ पे रेशियो बताना है कि जो कैपिलरीज हैं उनकी रेडियस का रेशियो कितना होगा। सो अगेन स्टार्ट करते हैं। सो मरकरी के लिए जो हाइट है वो जो नेगेटिव आएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी 2t मरकरी इंटू कोस 135 डिवाइडेड बाय, हम यहाँ पे R1 ले लेते हैं, इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी। सिमिलरली वाटर के लिए जो वैल्यू आएगी HW, इट विल बी 2t वाटर कोस 0 डिवाइडेड बाय R2 रो वाटर इंटू जी। और अब हमें ये पता है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, इन मैग्नीट्यूड इक्वल है, साइन नेगेटिव है, तो हम क्या कर देते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। सो H मरकरी बाय H वाटर दोनों इक्वल हैं तो 1 ही आएगा रेशियो, और हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। सो इट विल बी, ऊपर मरकरी है तो 2Tm कोस 135 डिवाइड बाय R1 रो मरकरी G, और यहाँ पे आएगा 2t वाटर कोस 0 R2 रो वाटर G। सो 2 से 2 कैंसल, G से G कैंसल, यहाँ पे हमारे पास जो बचता है इट इज Tm T मरकरी बाय T वाटर इंटू R2 बाय R1 इंटू रो वाटर बाय रो मरकरी इंटू कोस 135 बाय कोस 0। सो वैल्यूज अगर पुट करें तो हमें पता है ये साइड तो 1 है, सो 1 इज इक्वल टू, ये रेशियो हमारे पास है मरकरी बाय वाटर दैट इज 7.5 डिवाइडेड बाय, अगर आप ये देखोगे रेशियो रो W बाय रो M, मरकरी बाय वाटर 13.6 है और ये वाटर बाय मरकरी है, तो ये हो जाएगा 1 बाय 13.6 इंटू जो कोस 35 होता है वो कोस 135। सो कोस 135 को आप ऐसे लिख सकते हो, कोस 135 है तो इसको लिखा जा सकता है कोस ऑफ 90 प्लस 45, इसको लिख सकते हो आप साइन, और कोस सेकंड में नेगेटिव होता है तो साइन 45, और साइन 45 होता है 1 बाय रूट 2। सो और हमें ओनली पॉजिटिव साइन लेना है बिकॉज हमने हाइट का मैग्नीट्यूड ही लिया है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1 बाय रूट 2 इंटू R2 बाय R1। सो R1 ये इसको इधर ले जाते हैं, R1 बाय R2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 75 बाय 136 इंटू 1 बाय रूट 2। और जब इसको पूरे को सोल्व किया जाता है तो हमारे पास आता है अप्रोक्सीमेटली 0.4, और जब 0.4 होगा तो हमारा आंसर आ रहा था 0.4 कैलकुलेटेड, और 0.4 होता है 2/5 के इक्वल। सो दैट्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ m is the mass of water that rises in the capillary tube of radius r, then mass of water which will rise in capillary tube of radius 2r। तो ये बताना है कि अगर m मास r कैपिलरी की r रेडियस की ट्यूब के अंदर राइज होता है तो 2r में कितना राइज होगा। तो अगेन जो हाइट है फॉर्मूला होता है 2t cos थीटा बाय r डेंसिटी g। अब बिकॉज यहाँ पे वाटर की बात हो रही है और सिर्फ हमने ट्यूब चेंज की है, अगर हम सिर्फ ट्यूब चेंज कर रहे हैं तो सरफेस टेंशन चेंज नहीं होगा, एंगल चेंज नहीं होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर चेंज नहीं होगी, ग्रेविटी चेंज नहीं होगी। तो मतलब कि यहाँ से आ जाता है दैट H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और आप बोल सकते हो दैट H इंटू R इज कॉन्स्टेंट। ओके, सो पहले के लिए हाइट
हम मानते हैं h और रेडियस r, तो दूसरे के लिए हाइट हम मान लेते हैं h डैश और रेडियस है वहां पे 2r, तो h डैश की वैल्यू आ जाएगी h इंटू r बाय 2r, दैट विल बी h बाय 2। सो हाइट हाफ रह जाती है। जो हमारे पास पहली ट्यूब है उसकी रेडियस r है, हाइट h है। जो दूसरी ट्यूब है उसकी रेडियस 2r है और हाइट h बाय 2 है। अब सपोज कीजिए आपके पास एक ट्यूब है और इस ट्यूब का एरिया a है, यानी कि पाई r स्क्वायर, और इसमें h हाइट तक पानी भरा हुआ है। यहाँ पे h हाइट तक पानी भरा हुआ है, तो वाटर की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? एरिया इंटू हाइट, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और मास क्या हो जाएगा? वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? डेंसिटी से। सो पाई आर स्क्वायर एच इंटू डेंसिटी। तो इसके अंदर जो पानी आ रहा है मास m, उसकी वैल्यू क्या होगी? पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट इंटू डेंसिटी। और इसके अंदर जो पानी आ रहा होगा m डैश, उसकी वैल्यू होगी पाई 2r का स्क्वायर इंटू हाइट जो कि h बाय 2 है इंटू डेंसिटी। सो इसको सोल्व करें तो पाई 4r स्क्वायर h बाय 2 इंटू रो, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये हमें देगा ट्वाइस पाई आर स्क्वायर एच रो। अगर देखिए यहाँ पे ये हमारे पास m है और इतनी वैल्यू भी m की है। सो जो m डैश की वैल्यू आ जाती है दैट विल बी इक्वल टू 2m। सो here is option D is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। So if two glass plates have water between them and are separated by a very small distance, see figure, it is very difficult to pull them apart. It is because water in the between the forms cylindrical surface of the concave sides gives the lower pressure on the water comparison. If the cylinder radius surface is r, surface tension is t, then the pressure in water between the plate. तो हमें ये बताना है कि जो प्लेट्स हैं उनके बीच का प्रेशर कितना होगा। तो जब भी आपके पास ऐसे कर्व शेप का आता है क्वेश्चन, तो उसमें क्या होता है, जो आपकी ये वाली शेप है इसके इनसाइड प्रेशर लो होता है और आउटसाइड प्रेशर ग्रेटर होता है। दैट्स वाई यहाँ पे ऐसे इंटरनली फोर्स लगता है जो कि इतना इजीली यहाँ पे अलाउ नहीं करता। ऐसे ऊपर से भी यहाँ पे फोर्सेस लगते हैं, तो इनसाइड प्रेशर यहाँ पे कम होता है। तो जो प्रेशर डिफरेंस है उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा पी इज इक्वल टू टी 1/r1 प्लस 1/r2। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि सिलेंड्रिकल सरफेस है, तो जो सिलेंड्रिकल सरफेस होता है उसमें ओनली वन रेडियस होती है, उसको हम अगर r मान लें, और दूसरी रेडियस होती नहीं, दैट को उसको हम क्या मानते हैं? इनफाइनाइट मानते हैं। सो इट विल बी 1/r प्लस 1/इंफिनिटी। सो जो प्रेशर डिफरेंस है वो आ जाता है जस्ट आपका T/r। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑन हीटिंग वाटर, the bubble being formed at the bottom of the vessel detach and rise. Take the bubble to be a sphere of radius r and making a circular contact of radius small r with the bottom of the vessel. Agar if r is very small compared to small r is very compared to capital R, surface tension of water is T, value of r just before the bubble detach is। तो ये बताना है कि जो बबल है जस्ट जब डिटैच करेगी तो वो वाली हमें वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपकी बबल है, बबल पे यहाँ पे क्या लगेगी? एक तो यहाँ पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, एक तो यहाँ पे बबल के ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा जो कि क्या होगी? बायोंसी होगी। और बबल पे यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स होगा जो कि उसका mg होगा। ओके, एंड आल्सो यहाँ पे सरफेस टेंशन भी होगा। जो सरफेस टेंशन है बिकॉज दोनों के बीच में लग रहा है, तो यहाँ पे सरफेस टेंशन भी डाउनवर्ड होगा। अब जो आपका बबल है उसके अंदर एयर ही होती है, तो उसका जो मास है हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अगर आप यहाँ पे जस्ट इक्वेशन देखेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी कि यहाँ पे ये होगा सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स डाउनवर्ड। सो Fs इक्वल टू होगा Fg बायोंसी। तो हमें इनको इक्वेट करना होगा। जब हम इनको इक्वेट करेंगे तो हमें इक्वेशन
मिल जाएगी जो हमें रिक्वायर्ड है। ऑफ व्हाट, हमें कॉन्टैक्ट रेडियस की इक्वेशन रिक्वायर्ड है, तो हम कॉन्टैक्ट रेडियस निकाल पाएंगे। ये कॉन्टैक्ट रेडियस कहाँ पे है? ये कॉन्टैक्ट रेडियस यहाँ पे है। लेट मी शो यू, हम इसका डायग्राम बना के आपको दिखाते हैं कि कैसे है। सपोज कीजिए ये हमारे पास बबल है, तो इसका एक पार्ट है जो इसका लोअर पार्ट, कुछ इतना हिस्सा जो किसको टच कर रहा है, जो आपका कंटेनर है इसके बेस को टच कर रहा है, ये वाला हिस्सा। और हमें इसकी रेडियस कितनी गिवन है? ये वाली रेडियस हमें गिवन है स्मॉल आर। और जो बबल है, बबल की रेडियस हमारे पास, अगर ये बबल का सेंटर है तो बबल की ये वाली रेडियस हमारे पास है आर। तो ऐसे हम यहाँ पे बना सकते हैं एंगल थीटा। अगर हम इसको बोल देते हैं ओ, इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी। ओके। और जो आपका सरफेस टेंशन है, वो सरफेस टेंशन कुछ ऐसे लग रहा होगा, डाउनवर्ड। सो ये हो जाएगा आपका एक सरफेस टेंशन का कंपोनेंट जो कि डाउनवर्ड होगा और जो बाइंड फोर्स को बैलेंस करेगा। जो आपका एक्चुअल सरफेस टेंशन होगा, यहाँ पे एक्चुअल सरफेस टेंशन वाला फोर्स आपका कुछ ऐसे लग रहा होगा, जो ये वाली आपकी ये ओ ए लाइन है इसके परपेंडिकुलर लग रहा होगा। बिकॉज ये इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, तो अगर आप यहाँ पे ये वाला एंगल देखेंगे, जो ये वाला एंगल है, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा एक्चुअल सरफेस टेंशन है यहाँ पे, और जो डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा इट विल बी एफ एस साइन थीटा। नाउ हमें ये पता है कि जो सरफेस टेंशन होता है, जो सरफेस टेंशन होता है टी, अगर हम टी यूज करें, इट इज फोर्स यानी कि एफ एस बाय लेंथ। और यहाँ पे जो लेंथ होगी ये पूरी इस लेंथ के अलोंग लगेगा, इस सरकमफ्रेंस के अलोंग लगेगा जो कि बॉटम को टच कर रहा है, और उसका सरकमफ्रेंस होगा स्मॉल 2 पाई आर। सो 2 पाई आर, यहाँ से एफ एस की वैल्यू आ जाती है टी 2 पाई आर। और जो कंपोनेंट होगा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड कंपोनेंट हो जाएगा एफ डाउन, इट इज 2 पाई आर टी इंटू साइन थीटा। हमने ये एंगल गलत बना दिया यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली 90 माइनस थीटा होगा। बिकॉज अगर ये थीटा है तो ये आपकी ब्लू लाइन और ये जो लाइन है ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये एंगल थीटा होगा और ये आ जाएगा यहाँ पे 90 माइनस थीटा। सो दैट्स हाउ ये एफ एस साइन थीटा होगा, और ये बन जाएगा 2 पाई आर टी साइन थीटा। नाउ अगर इस इसमें हम देखें, ये जो हम ट्रायंगल बना लेते हैं अगर अलग से, सो ये ओ है, यहाँ पे ए है, और यहाँ पे हम बी मान लेते हैं, बी है। ये वह एंगल हमारे पास थीटा है, ये आर है, और ये कैपिटल आर है। तो यहाँ से जो साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है ये होगी स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। और इक्वेशन हमने बनाई थी कि बायोन्सी किसके इक्वल होनी चाहिए? सरफेस टेंशन वाले फोर्स के इक्वल होनी चाहिए। तो बायोन्सी होगी वॉल्यूम V, दैट इज 4 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी वाटर इंटू ग्रेविटी, ये होगी बायोन्सी। और ये किसके इक्वल होना चाहिए? 2 पाई आर टी इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू है स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। सो यहाँ से हमें स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए, तो ये इधर जाके आर क्यूब हो जाएगा, ये 2 पाई से पाई कैंसिल हो, यहाँ पे 2, सो 2r4 by 3 rho water into gravity divided by 1 by t is equal to r square। तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाती है r4 का स्क्वायर, तो अंडर रूट r स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 रो wg by 3t। सो हियर इट इज, ऑप्शन ए होगा यहाँ पे राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। So in this question, a large number of liquid drops of each of radius n or radius r coalesces to form a single drop of radius r। तो हम लार्ज नंबर को ले लेते हैं n कि सपोज हमारे पास n ड्रॉप हैं जिनकी रेडियस स्मॉल r है, तो वो मिलके क्या बनाती हैं, एक ड्रॉप बनाती हैं जिसकी रेडियस कैपिटल r है। तो ये बताना है कि आगे द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, सो हमें डेल्टा ई निकालना है और वो किसके इक्वल है, कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप, और वो हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर के। और तो हमें इससे बतानी है कि स्पीड कितनी होगी उस ड्रॉप की। सो हमें पहले चेंज इन एनर्जी निकालना होगा, उसको एक हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल करना होगा और उससे हम स्पीड कैलकुलेट कर पाएंगे। सो फर्स्ट हमारा जो टारगेट रहेगा, हम क्या निकालें, चेंज इन एनर्जी निकालें और फिर हम आगे जाएंगे। तो जो हमारे पास सरफेस टेंशन होता है, इसके हमारे पास टू फॉर्मूलाज होते हैं। फर्स्ट होता है फोर्स बाय लेंथ, सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाला, और एक दूसरा होता है वर्क और चेंज इन एनर्जी, वर्क डन और चेंज इन एनर्जी डिवाइड बाय चेंज इन एरिया। तो यहाँ से जो वर्क है स्लैश एनर्जी हम निकाल सकते हैं, वो क्या होगा, सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा ए और चेंज इन एरिया की एरिया में कितना चेंज हुआ। तो हम अब इन टर्म्स का यूज करके एरिया का चेंज निकालते हैं और फिर उसको इक्वेट करते हैं किसके लिए, एनर्जी की टर्म्स में। और अगर आप यहाँ पे आंसर देखें तो आंसर में हमारे पास कौन कौन है, सरफेस टेंशन है, डेंसिटी और रेडियसेस है। तो हमें अपने आंसर को इसी फॉर्म में रखना है। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एन ड्रॉप है हमारे पास और सबकी रेडियस स्मॉल आर है, सो टोटल वॉल्यूम हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब, और ये वन बिग ड्रॉप के इक्वल है, सो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और इसको हम मान लेते हैं v के इक्वल। और अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं इजिली दैट n स्मॉल r क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल R क्यूब। ओके, हमें फाइंड आउट करना है चेंज इन एरिया। सो डेल्टा ए यानी कि चेंज इन एरिया हो जाएगा बिगर ड्रॉप का एरिया, बिगर ड्रॉप का एरिया होगा 4 पाई r स्क्वायर माइनस स्मॉल ड्रॉप्स का एरिया, दैट इज n टाइम्स 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, अब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं हाँ, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, ये r स्क्वायर है, r से मल्टीप्लाई, r से डिवाइड। सिमिलरली n टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड 5, ये r स्क्वायर है, r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड। ये ऐसा क्यों किया हमने, ताकि हम ये जो स्क्वायर और क्यूब टर्म्स हैं इनको एलिमिनेट कर सके और हमारे पास सिंगल, बिकॉज आंसर में ओनली 1/r सिंपल r वाला है, तो हम उस इसी फॉर्म में आंसर को चाहते हैं। सो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब मल्टीप्लाई 1/r, सिमिलरली 3 टाइम्स 3n टाइम्स 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इंटू स्मॉल 1/r। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये 4/3 पाई r क्यूब किसके इक्वल है, v के इक्वल है। सो ये हो जाएगा 3v/r माइनस, अगर आप देखें n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब किसके इक्वल है, ये भी v के इक्वल है। सो यहाँ से ये वाली टर्म भी v के इक्वल हो जाएगी और ये हो जाएगी 3v/ स्मॉल r। सो चेंज इन एरिया आ जाता है 1/r माइनस स्मॉल 1/r। देखिए हमारे पास ये वाली टर्म यहाँ पे बन रही है। ओके, सो हमारे पास चेंज इन एरिया आ गया। अब हमें ये पता है कि वर्क एंड एनर्जी किसके इक्वल होते हैं, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। सो जो चेंज इन एनर्जी यानी कि डेल्टा ई होगी वो सरफेस टेंशन यानी कि 3v/t इंटू 1/r माइनस 1/r के इक्वल होगी। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये गिवन है इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बिगर बॉल।
or bigger drop is converted into kinetic energy of the big drop. So kinetic energy of big drop क्या होगी? Half mass of big drop into velocity of big drop. अब जो big drop है उसका mass क्या होगा? ये डेंसिटी के इक्वल होता है, तो यहाँ से मास आ जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप. सो 3vt 1/r minus small 1/r half डेंसिटी वॉल्यूम v स्क्वायर. सो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया और ये आ जाता है 3t, नॉट 3t, 6t. 2 इधर चला गया और डेंसिटी डिवाइड में आ गई 6t बाय रो 1/r माइनस स्मॉल 1/r होल अंडर रूट इज इक्वल टू v. और अगर कंपेयर करें, सो हेयर इज ऑप्शन 6t रो. और ये यहाँ पे देखिए हमारा सिर्फ जस्ट इतना डिफरेंस है कि हमारा 1/कैपिटल R पहले आ रहा है. वो इसलिए R आ रहा है क्योंकि हमने एरिया में इस टर्म को पहले लिया था. हम इसको भी पहले ले सकते थे, बिकॉज एक्चुअली क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट स्मॉल होता है तो उसके पास एरिया ज्यादा होता है. तो एक्चुअली हमें ये वाले आगे लेने थे और ये वाला बाद में लेना था. तो बट इस ऑर्डर से इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता. सो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा. सो विद दिस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं. होपफुली जो हमने इस वीडियो में कवर किया वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल रहा होगा और आप कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो से. अगेन अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या आपके कुछ सजेशंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं. आई विल ट्राई टू आंसर देम. एंड हमारी प्रीवियस वीडियो भी अवेलेबल है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप वो भी देख सकते हैं. नीट के लिए भी अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं. अगेन वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और एल्सो अगर आप डोनेशन कर सकते हैं तो डू मेक सम डोनेशंस. इससे हमें वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करने और बेटर हार्डवेयर लेने में और बेटर क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करने में मदद मिलती है. सो विद दिस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग. Keep on watching, keep on liking, keep on sharing, and we will meet in next video.